अगर हम एक बहुत विशाल समुद्र के बीचों बीच खड़े एक बहुत बड़े तेल के कुएं की कल्पना करें। बहुत ही आम दृश्य है ये फिल्मों में। बिल्कुल। और वहाँ बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, मोटे-मोटे पाइप हैं और जमीन के अंदर से काला सोना यानी तेल निकाला जा रहा है। हाँ, जो पूरी दुनिया को चलाता है। सही कहा। पिछले 100 सालों तक ना इस दृश्य को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का प्रतीक माना जाता था। जिसने तेल पर कब्जा किया, उसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कर लिया। और ये ताकत बहुत स्पष्ट थी, है ना? एकदम भौतिक थी, बहुत भारी भरकम मशीनों वाली। हाँ, वो भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा रूप था जिसे कोई भी अपनी आंखों से देख सकता था। एक तरह से वो बहुत ही सीधा गणित था कि जिसके पास ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधन है, वही वैश्विक महाशक्ति है। लेकिन अब अगर उस विशाल तेल के कुएं को हम मानसिक रूप से छोटा करना शुरू करें, मतलब उसे तब तक छोटा किया जाए जब तक कि वो इंसान के हाथ के एक नाखून के आकार का न हो जाए। अच्छा, बिल्कुल छोटा सा। हाँ, एकदम छोटा। अब वहां कोई शोरगुल वाली मशीनरी नहीं है, कोई धुआं नहीं है, बस सिलिकॉन का एक छोटा सा बिल्कुल शांत और चपटा सा टुकड़ा है। एक सेमीकंडक्टर चिप। एग्जैक्टली। और हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का केंद्र भी यही है। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे इस छोटे से चिप ने दुनिया में तेल की जगह ले ली है। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है ना? हाँ। हम भौतिकी की उन जटिल परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। और ये भी देखेंगे कि क्यों आज अमेरिका, चीन, ताइवान के साथ साथ अपना भारत भी इस नई वैश्विक दौड़ का केंद्र बनने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत ही खामोश लेकिन बहुत ही गहरा बदलाव है। मतलब दुनिया भर की राजनीति और अर्थशास्त्र को समझने से पहले उस बुनियादी नींव को समझना जरूरी है जिस पर ये सब टिका है। बिल्कुल। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक साइंस से शुरू करें। हाँ, अगर विज्ञान के स्तर से शुरू करें तो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक वो पदार्थ होता है जिसकी बिजली को प्रवाहित करने की क्षमता, जिसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं, वो एक सुचालक और एक कुचालक के बीच होती है। सुचालक यानी कंडक्टर, जैसे तांबा है ना, जिसमें से बिजली बहुत आसानी से गुजर जाती है। बिल्कुल सही। और कुचालक यानी इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक या रबर, जो बिजली को पूरी तरह से रोक देते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर इन दोनों के ठीक बीच में होता है। हाँ, और इसके सबसे आम उदाहरण सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जिनमें से सिलिकॉन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये धरती पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, काफी स्थिर है और सस्ता भी है। लेकिन विज्ञान की दुनिया में जो चीज इसे इतना खास बनाती है ना, वो है बैंड थ्योरी। अच्छा, बैंड थ्योरी, ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है। हाँ, ये सुनने में बहुत जटिल लग सकती है, लेकिन इसे आसानी से समझा जा सकता है। किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दो बहुत ही महत्वपूर्ण बैंड्स या स्तरों में रहते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। आप इन्हें एक इमारत की दो मंजिलों की तरह सोच सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर ऊपर वाली मंजिल यानी कंडक्शन बैंड में पहुंचता है, तभी उस पदार्थ में से करंट फ्लो होता है, यानी बिजली दौड़ती है। समझ गया। मतलब सुचालकों में ये दोनों मंजिलें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, कोई सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए करंट आसानी से बहता है। एकदम सही। और कुचालकों में इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन छलांग ही नहीं लगा पाते। लेकिन सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर्स में इन दोनों बैंड्स के बीच एक बहुत ही छोटा सा गैप होता है ना। हाँ बिल्कुल, और उसी गैप को बैंड गैप कहते हैं। सिलिकॉन के मामले में ये बैंड गैप लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.1 ईवी होता है। 1.1 ईवी, अच्छा। हाँ, इसी छोटे से गैप की वजह से जब हम थोड़ी सी गर्मी या थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को उन्हें वो ऊर्जा मिल जाती है जिससे वे छलांग लगाकर कंडक्शन बैंड में जा सकें। अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझूं, मान लीजिए एक सुचालक जैसे तांबे का तार एक पूरी तरह से खुला हुआ शानदार नेशनल हाईवे है, बिना किसी ट्रैफिक के। बिल्कुल, वहां कोई रुकावट नहीं है। गाड़ियां, जिन्हें हम करंट कह सकते हैं, वो पूरी रफ्तार से दौड़ रही हैं। ठीक है। दूसरी तरफ कुचालक जैसे प्लास्टिक एक ऐसी सड़क है जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ी कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई है। मतलब वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती। हाँ, रास्ता पूरी तरह बंद। लेकिन सिलिकॉन यानी हमारा सेमीकंडक्टर एक ऐसे हाईवे की तरह है जहां बीच में एक टोल बूथ लगा हुआ है। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? बिल्कुल। और जो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप है, वो दरअसल उस टोल बूथ पर चुकाई जाने वाली फीस है। जैसे ही वोल्टेज के रूप में
वो फीस चुकाई जाती है, बैरियर उठ जाता है और गाड़ियां गुजरने लगती हैं। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। हाँ, बताइए। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये ऊर्जा की बहुत ही मामूली सी मात्रा है ना? बहुत ही कम है। तो इतनी मामूली सी ऊर्जा से हम इतने बड़े एआई डेटा सेंटर, विशाल मशीनें और फाइटर जेट्स कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? ये गणित थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। असल में यहाँ ताकत उस 1.1 ईवी की ऊर्जा में नहीं है, बल्कि उस नियंत्रण में है जो वो हमें देती है। नियंत्रण में? हाँ, आपके हाईवे वाले उदाहरण पे वापस लौटते हैं। ये मायने नहीं रखता कि टोल बूथ का बैरियर उठाने में कितनी कम बिजली खर्च हुई। मायने ये रखता है कि उस बैरियर के उठने और गिरने से हम उन हजारों ट्रकों को रोक या चला सकते हैं जो पूरे शहर को सप्लाई पहुंचाते हैं। ओह, अब मैं समझा। सेमीकंडक्टर हमें करंट के बहने या रुकने पर पूर्ण और सटीक नियंत्रण देता है, और वो भी बिना किसी हिलते हुए पुर्जे के, बिना किसी मैकेनिकल स्विच के। समझ गया। यानी कंट्रोल ही असली ताकत है। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, शुद्ध सिलिकॉन अपने आप में इतना शानदार काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। शुद्ध सिलिकॉन में हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां ही बहुत कम होती हैं। इसलिए उसे हमारे काम लायक बनाने के लिए उसके अंदर कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे डोपिंग कहा जाता है। हाँ, डोपिंग। तो इस डोपिंग के पीछे का विज्ञान क्या है? डोपिंग का मतलब है जानबूझकर सिलिकॉन के क्रिस्टल में कुछ अशुद्धियां या इम्प्योरिटीज मिलाना। इसे भारी भरकम विज्ञान की जगह एक बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। हाँ, प्लीज। सिलिकॉन के परमाणु बहुत ही शांति से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे एक सजे हुए कमरे में हर कुर्सी पर एक इंसान शांति से बैठा हो। कोई हिलना डुलना नहीं। कोई हिलना डुलना नहीं। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा फास्फोरस मिला दें, फास्फोरस के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है। यानी उस सजे हुए कमरे में हमने एक बेचैन यात्री को डाल दिया जिसके पास बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है। एग्जैक्टली। वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पूरे सिलिकॉन के ढांचे में आजाद घूमने लगता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसे एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप सिलिकॉन कहा जाता है। और इसका उल्टा भी किया जा सकता है ना? बिल्कुल। अगर हम सिलिकॉन में बोरॉन मिला दें, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वहां एक खाली कुर्सी रह जाती है। इस खाली जगह को होल कहते हैं। सही कहा। अब क्योंकि वो जगह खाली है, आसपास के इलेक्ट्रॉन्स उस कुर्सी पर बैठने के लिए कूदते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन खाली जगह पर आता है तो वो अपनी पुरानी जगह खाली छोड़ देता है। एक चेन रिएक्शन की तरह। हाँ, इस तरह ऐसा लगता है जैसे वो खाली कुर्सी या होल पूरे कमरे में घूम रहा है। ये होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बर्ताव करता है, इसीलिए इसे पी टाइप सिलिकॉन कहते हैं। अच्छा, तो ये एन टाइप और पी टाइप हो गए, और जब इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो बनता है पी एन जंक्शन। बिल्कुल सही। मैंने कहीं पढ़ा था कि यही डायोड और ट्रांजिस्टर की आत्मा है। एकदम। यानी अगर हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो ट्रांजिस्टर हमारे घर की दीवार पर लगे एक साधारण लाइट स्विच की तरह है। एक ऐसा स्विच जो बाइनरी लॉजिक की भाषा समझता है। मतलब 0 का मतलब स्विच ऑफ और करंट नहीं बहेगा, और 1 का मतलब स्विच ऑन और करंट बहेगा। बुनियादी तौर पर हाँ, ऐसा ही है। लेकिन एक साधारण दीवार का स्विच और ट्रांजिस्टर में जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? जो चीज ट्रांजिस्टर को जादुई बनाती है वो है इसका माइक्रोस्कोपिक आकार। आज के एक आधुनिक प्रोसेसर के अंदर ऐसे अरबों, जी हाँ, दसियों अरबों स्विच एक ही समय पर एक साथ काम कर रहे होते हैं। एक सेकंड, अरबों स्विच एक छोटे से चिप के अंदर? बिल्कुल। और वो एक सेकंड में अरबों बार ऑन और ऑफ हो सकते हैं। बाप रे। जब इतने सारे स्विच एक साथ मिलकर एक खास पैटर्न में काम करते हैं तो वे जटिल से जटिल गणनाएं या कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यही वो चीज़ है जो एक साधारण कैलकुलेटर से लेकर बहुत ही उन्नत एआई मॉडल तक सब कुछ चलाती है। ये सच में दिमाग को हिला देने वाली बात है ना? एक तरफ हम 1.1 ईवी के उस छोटे से टोल बूथ बैरियर और उन इलेक्ट्रॉन्स के कूदने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वही बुनियादी तकनीक अरबों की संख्या में एक साथ मिलकर हमारी पूरी दुनिया चला रही है। हाँ, हम पूरी तरह घिरे हुए हैं इनसे। अगर हम आम जिंदगी को ही देखें तो आज स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज, यहाँ तक कि रोजमर्रा के एसी, इन्वर्टर और वॉशिंग मशीन भी इन्हीं चिप्स से चल रहे हैं। आधुनिक कारों को ही देख लीजिए। एक नई इलेक्ट्रिक कार के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और इंफोटेनमेंट सिस्टम में हजारों चिप्स लगे होते हैं। बिल्कुल।
बाजार में जिन पीओएस मशीनों या यूपीआई साउंड बॉक्सेस से हम रोज पेमेंट करते हैं, मोबाइल के टेलीकॉम टावर्स, आधार कार्ड स्कैन करने वाले उपकरण, मतलब हर जगह यही चिप्स काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। वो क्या? मतलब यही बुनियादी तकनीक यानी वही पीएन जंक्शन हमारे घर का माइक्रोवेव भी चला रहा है और आसमान में उड़ने वाले आधुनिक फाइटर जेट्स को भी नियंत्रित कर रहा है। सही बात है। बैलिस्टिक मिसाइलों को रास्ता दिखाना हो, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को कमांड देना हो या देश की रक्षा करने वाले रडार सिस्टम्स हो, सब कुछ उसी एक चिप पर निर्भर है। और यही वो बिंदु है जहां एक विज्ञान का चमत्कार राष्ट्रीय सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स का सबसे अहम मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल। अब ये केवल सुख सुविधा नहीं है। सोचिए, अगर किसी देश के लिए इन चिप्स की सप्लाई अचानक रोक दी जाए तो क्या होगा? कारखानों में मशीनें बंद हो जाएंगी, शेयर बाजार का नेटवर्क टूट जाएगा, हवाई जहाज रडार से गायब हो जाएंगे। मतलब पूरी की पूरी आधुनिक सभ्यता थम जाएगी। एकदम थम जाएगी। और जब दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज किसी एक तकनीक पर इतनी बुरी तरह से निर्भर हो और उसकी सप्लाई केवल कुछ देशों के हाथ में हो, तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। बहुत बड़ा रिस्क है ये। इसे ही शायद सुनने वाले अक्सर चिप कार्टेल या चिप्स की भू राजनीति के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अगर हम इस वैश्विक सप्लाई चेन को देखें तो ये बहुत ही जटिल है और कुछ ही जगहों पे केंद्रित है। जैसे कि उदाहरण के लिए अमेरिका चिप्स के डिजाइन और हाई एंड प्रोसेसर्स के विकास में सबसे आगे है। चिप को क्या काम करना है, उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, इसका ज्यादातर बौद्धिक कार्य वो अमेरिका में ही होता है। लेकिन अमेरिका उन्हें बनाता नहीं है। नहीं। उन्नत चिप्स बनाने के मामले में ताइवान दुनिया का बेताज बादशाह है। ताइवान की एक कंपनी है TSMC, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग यानी फैब्रिकेशन में इतनी आगे है कि उसने ताइवान जैसे छोटे से द्वीप को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बना दिया है। बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या बात? अगर अमेरिका चिप्स डिजाइन कर रहा है तो वो खुद क्यों नहीं बना लेता? मतलब ताइवान जैसे छोटे से द्वीप पर निर्भर रहने की क्या जरूरत है इतनी बड़ी सुपर पावर को? ये निर्भरता एक दिन में नहीं बनी है। इसे समझने के लिए हमें ताइवान के मॉडल को गहराई से देखना होगा। अच्छा। TSMC ने एक प्योर प्ले फाउंड्री मॉडल शुरू किया था। इसका मतलब था हम चिप डिजाइन नहीं करेंगे, हम किसी कंपनी से मुकाबला भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ दूसरों के डिजाइन किए गए चिप्स छापेंगे। मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा, पैसा और रिसर्च सिर्फ और सिर्फ चिप्स बनाने की जो भौतिक प्रक्रिया है ना, उसे बेहतर करने में लगा दी। तो समझ गया, मतलब ये आधुनिक दुनिया की एक विली वोंका चॉकलेट फैक्ट्री की तरह है। हाँ, बिल्कुल। जहां कोई अंदर नहीं जा सकता, सब कुछ बहुत रहस्यमय और एडवांस्ड है और पूरी दुनिया उनके बनाए उत्पाद की दीवानी है। से जटिल उत्पादन प्रक्रिया है। सबसे जटिल। हाँ, अगर हम ताइवान की एक टिपिकल फैब फैसिलिटी के अंदर झांक सकें तो वो एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से हजारों गुना ज्यादा साफ होती है। सच में? बिल्कुल। इन्हें क्लीन रूम्स कहा जाता है। वहां हवा के अंदर धूल का एक छोटा सा कण भी अरबों डॉलर के चिप्स की खेप को बर्बाद कर सकता है। बाप रे। जिन मशीनों से ये चिप्स प्रिंट होते हैं ना, उनमें से एक एक मशीन की कीमत करोड़ों डॉलर होती है। लेजर के जरिए सिलिकॉन के छोटे से टुकड़े पर अरबों ट्रांजिस्टर्स उकेरना ये कोई मजाक नहीं है। तो ये सिर्फ चाहने भर की बात नहीं है कि आज मन किया और कल फैक्ट्री लगा ली। बिल्कुल नहीं। इसमें बेतहाशा पैसा, दशकों की तकनीकी विशेषज्ञता और एक परफेक्ट इकोसिस्टम की जरूरत होती है। इसी वजह से कोई रातों रात अपना चिप कारखाना शुरू नहीं कर सकता। एकदम सही। और इसी सप्लाई चेन में चीन और दक्षिण कोरिया की भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका है। उनका क्या रोल है? चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो इन चिप्स का सबसे बड़ा खरीदार भी है। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया है, जिसे मेमोरी चिप्स बनाने में महारत हासिल है। मेमोरी चिप्स मतलब जो डेटा स्टोर करते हैं? हाँ, वही चिप्स जो डेटा स्टोर करते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि डिजाइन कहीं और हो रहा है, छपाई ताइवान में हो रही है, मेमोरी कोरिया से आ रही है और असेंबली शायद चीन में हो रही है। ये चेन इतनी लंबी और इतनी नाजुक है कि अगर किसी एक देश ने अपने दरवाजे बंद कर लिए या मान लीजिए कोई युद्ध छिड़ गया, हाँ, और दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। और यही कारण है कि आज के समय में आयात पर निर्भरता कम करना किसी भी देश के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। कोई भी बड़ा देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं छोड़ना चाहता। और इसी खतरनाक निर्भरता को तोड़ने के लिए भारत ने इस वैश्विक दौड़ में एक बहुत ही निर्णायक कदम उठाया है। हाँ, बिल्कुल। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM, और अब इसका दूसरा चरण ISM 2.0।
सबसे अहम बात यह है कि भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर को एक रणनीतिक क्षेत्र या स्ट्रैटेजिक सेक्टर घोषित कर दिया है। किसी भी उद्योग को रणनीतिक क्षेत्र घोषित करने का सीधा अर्थ ये होता है कि सरकार मानती है कि देश के भविष्य और सुरक्षा के लिए ये तकनीक अनिवार्य है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2026-27 के बजट में इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का एक समर्पित प्रावधान रखा गया है। 1000 करोड़। हाँ, और अगर पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की बात करें तो अनुमान है कि ये निवेश 40,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। अरे बाप रे, 40,000 करोड़। बहुत बड़ी रकम है। ये रकम सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि मतलब हम चिप फैब्रिकेशन की जिस जटिलता की बात कर रहे थे उसे भारत में स्थापित करना कितना खर्चीला और मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये मिशन सिर्फ देश में कुछ कारखाने लगाने तक सीमित है? मतलब सिर्फ फैक्ट्रियां खोलना ही लक्ष्य है? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ चिप्स खरीदने या असेंबल करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य है घरेलू स्तर पर फैब्रिकेशन प्लांट्स लगाना, चिप्स की पैकेजिंग और टेस्टिंग करना। इसके अलावा निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल और उपकरणों का उत्पादन करना, और सबसे महत्वपूर्ण फुल स्टैक चिप आईपी यानी अपनी खुद की बौद्धिक संपदा विकसित करना। हम चाहते हैं कि डिजाइन से लेकर उत्पादन तक का एक बड़ा हिस्सा वो भारत में ही हो। और जमीनी स्तर पर इसके नतीजे भी तो दिखने लगे हैं ना? हाँ, बिल्कुल दिखने लगे हैं। हाल ही में गुजरात में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत बड़े फैब प्लांट का काम शुरू हुआ है। ये भारत का पहला बड़ा चिप फैब प्लांट होगा। ये बहुत बड़ी खबर थी। इसके साथ ही माइक्रोन जैसी ग्लोबल कंपनी की एक बड़ी पैकेजिंग यूनिट लग रही है, और HCL फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है। ये प्रोजेक्ट्स असल में मील का पत्थर है। सेमीकंडक्टर उद्योग में ना एक क्लस्टर प्रभाव काम करता है। क्लस्टर प्रभाव वो क्या होता है? मतलब जब एक बड़ा फैब लगता है तो उसके आसपास गैस सप्लाई करने वाली कंपनियां, मशीनरी की मरम्मत करने वाली इंजीनियर और रिसर्च करने वाले संस्थान अपने आप स्थापित होने लगते हैं। अच्छा, एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। बिल्कुल। टाटा और माइक्रोन जैसे प्रोजेक्ट्स उसी पहले क्लस्टर की नींव रख रहे हैं। यहाँ एक चीज और स्पष्ट होती है, इन सरकारी पहलों और भारी भरकम निवेश का मुख्य उद्देश्य केवल देश के अंदर नौकरियां पैदा करना नहीं है। नौकरियां तो बनेंगी, लेकिन जो असली कूटनीतिक लक्ष्य है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को एक भरोसेमंद विकल्प या ट्रस्टेड सप्लाई चेन हब के रूप में स्थापित करना है। एकदम सही बात है। जब दुनिया ताइवान या चीन को लेकर डरी हुई हो, तो भारत एक ऐसे सुरक्षित केंद्र के रूप में खड़ा रहे जिस पर पूरा विश्व भरोसा कर सके। बिल्कुल। और इसका आर्थिक नजरिया भी देखिए। भविष्य के अनुमान बताते हैं कि 2030 तक भारत का अपना घरेलू सेमीकंडक्टर बाजार 100 से 110 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। 110 बिलियन डॉलर? हाँ, ये एक विशाल अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से सिलिकॉन के उन छोटे टुकड़ों पर आधारित होगी। ये संख्या वाकई विशाल है। तो अगर इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, हमने शुरुआत की थी सिलिकॉन के उस छोटे से टुकड़े से, जहां बैंड थ्योरी के तहत मात्र 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक छोटा सा गैप होता है। वो टोल बूथ वाला गैप। हाँ, हमने देखा कि कैसे उस टोल बूथ के बैरियर को उठाकर और डोपिंग के जरिए इलेक्ट्रॉन्स की खाली और भरी हुई कुर्सियों का खेल खेलकर एक ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, जो एक माइक्रोस्कोपिक स्विच है। और कैसे वे अरबों स्विच एक साथ मिलकर हमारे फोन, हमारे घरों के उपकरण और अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट्स को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। विज्ञान की इस बुनियादी समझ से लेकर हमने ताइवान की क्लीन रूम्स और भारत के 40,000 करोड़ के विजन तक का पूरा सफर तय किया। एक वाक्य में कहा जाए तो आज ऑयल इकोनॉमी का अध्याय खत्म हो रहा है और पूरी दुनिया चिप्स इकोनॉमी में प्रवेश कर चुकी है। जो देश इन चिप्स को बनाएगा, भविष्य की तकनीक, AI और भू राजनीति की दिशा वही तय करेगा। एकदम सही। और इस ज्ञान चर्चा को खत्म करने से पहले ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। हमने शुरुआत में उस विशाल तेल के कुएं और उससे मिलने वाली ताकत की बात की थी। अब सोचिए, यदि 2030 तक भारत सच में 110 बिलियन डॉलर का बाजार बनकर इस बेहद संवेदनशील क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाता है और एक नया विश्वसनीय हब बन जाता है, तो इसके नतीजे क्या होंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या दुनिया के वो चुनिंदा देश जिनका अब तक इस नई सदी के तेल यानी चिप्स पर लगभग एकाधिकार रहा है, वो इस नए शक्ति संतुलन को शांति से स्वीकार कर लेंगे?
इतिहास तो कुछ और ही कहता है। या फिर क्या आने वाले समय में जमीन, खनिजों या तेल के बजाय केवल तकनीक और सिलिकॉन की खामोश सतह पर लड़े जाने वाले एक नए तरह के अदृश्य शीत युद्ध की शुरुआत होने वाली है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है।